हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे डाउट्स खत्म करने वाले हैं। जो जो डाउट्स स्टूडेंट को आते हैं, खासकर उन्हीं डाउट्स को आज की इस वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं। जैसे बात करें कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार हमें कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं, क्या हमें थ्योरी के तौर पर लिखने के लिए आएंगे या फिर एमसीक्यू के तौर पर लिखने के लिए आएंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बताऊंगा जिनके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के बारे में भी बात करूंगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। एक एक पॉइंट आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जहां जहां से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है, आप किसी भी वर्ष का सेट क्यों ना उठाकर देख लीजिए। अगर आप आज की इस क्लास को पूरा अंत तक अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपसे कोई भी टॉपिक छूट नहीं जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की जो टॉपिक होने वाली है उसका नाम है अलंकार। अलंकार होने वाली है। और अलंकार में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि अलंकार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम अलंकार के बारे में जान लेते हैं। अलंकार क्या होता है। काव्य या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। जिस तरह से मनुष्य या स्त्री की शोभा आभूषण के द्वारा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य साहित्य में काव्य तत्वों की जो शोभा होती है ना, वह अलंकार के द्वारा बढ़ाई जाती है। आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। दूसरा टॉपिक यहाँ से बनेगा कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है, आभूषण होता है, ये आपको याद रखना है। अब अलंकार जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत से जितनी भी चीजें वो हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, बल्कि अर्था अलंकार के अंतर्गत बहुत सारी जैसे अलंकार होते हैं। फिर भी हमें केवल 3 ही अलंकार के बारे में पढ़ना है और शायद वहीं से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। वह जो टॉपिक है वह उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी 3 अलंकार हैं अर्थ अलंकार के अंतर्गत जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और वहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज तक सिलेबस यही है 2000 क्लास 10 2027 का, और यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ आज की इस वीडियो में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमें अलंकार पढ़ना है। अब इसके प्रकार हमें पढ़ना है कौन सा, अर्थालंकार के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। अर्थालंकार। अब अर्थालंकार के अंतर्गत हमें 3 चीजें पढ़नी है। कौन सा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 जो अलंकार है इनके बारे में हमें पढ़ना है, वो भी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करके उदाहरण सहित पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम आपको कुछ एमसीक्यू और पीवाईक्यूज के बारे में भी बताएंगे जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। आज का जो माइंड मैप होने वाला है इसी बेस्ड पर होने वाला है। सबसे पहले अर्थ अलंकार के बारे में, फिर अर्थालंकार, फिर इनके बारे में, फिर उदाहरण, कुछ पॉइंट्स के बारे में भी बताऊंगा जहां से बोर्ड एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आखिर अलंकार होता क्या है। तो काव्य या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं ना, वह क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसे रट लीजिएगा या फिर जैसे तैसे करके याद रखिएगा। क्योंकि अगर परिभाषा दे दिया और ऑप्शन में दे दिया कि इसे क्या कहा जाता है, समास अलंकार या फिर संधि, कोई भी चीज दे देता है, तो आपको याद रहेगा, तभी आप इसका सटीक उत्तर दे पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को शोभा बढ़ाने वाले अलंकार कहते हैं। अब क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो वह होता है आभूषण।
इसका शाब्दिक अर्थ का मतलब इसके इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ होता है आभूषण। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब आपको अगला प्रश्न कहां से बन सकता है? अब अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार दो होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, मैंने पहले ही आपको डिस्कस करके बता दिया, शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार। अब शब्दालंकार तो हमें कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार पढ़ना नहीं है, मैंने पहले डिस्कस करके बता दिया है। हमें क्या करना है कि अर्थालंकार के बारे में पढ़ना है। वो भी अर्थालंकार के अंतर्गत बहुत सारे अलंकार आते हैं, लेकिन हमें केवल 3 ही अलंकार पर फोकस करना है। वहीं से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अर्थालंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है उपमा अलंकार, एक होता है रूपक अलंकार, एक होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 अलंकार होते हैं। किसके? अर्थालंकार के अंतर्गत 3 अलंकार होते हैं। और सारे अलंकार, लेकिन हमें 3 ही पढ़ना है। अब अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहां पर अर्थों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार जैसे कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अब इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अर्थालंकार की परिभाषा, इसके बाद इन सब की परिभाषा प्रत्येक करके बताऊंगा उदाहरण सहित आपको। तो सबसे पहले बता देता हूँ आखिर अर्थालंकार की परिभाषा क्या होती है। साथ ही साथ आपको यह भी ओरली बता देता हूँ कि शब्दालंकार की परिभाषा क्या होती है। जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहां पर शब्दालंकार, जहां पर अर्थों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए वहां पर अर्थालंकार, वहां पर अर्थालंकार हो जाएगा। यानी जहां पर काव्य की शोभा, जहां पर काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाए, शब्दों के द्वारा उसे शब्दों की यानी शब्दालंकार, मैं अर्थालंकार की बात कर रहा हूँ तो अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाए। जहां पर काव्य की शोभा अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं। क्या? अर्थालंकार। ये आपने जान लिया कि आखिर अर्थालंकार किसे कहते हैं। जहां पर काव्य की शोभा अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाती है उसे अर्थालंकार, जहां पर काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब बात करते हैं कि अर्थालंकार कितने प्रकार। अर्थालंकार के अंतर्गत हमें 3 अलंकार पढ़ने हैं। बहुत सारे अलंकार होते हैं लेकिन 3 अलंकार हमें पढ़ने, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो प्रत्येक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर उपमा अलंकार क्या होता है। इतना ही नहीं, उपमा अलंकार नहीं लिखेंगे, उपमा अर्थालंकार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्यों? क्योंकि उपमा अलंकार जो है ना ये अर्थालंकार के अंतर्गत आ रहा है, डायरेक्ट अलंकार के अंतर्गत ही नहीं आ जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जैसे आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं तो आप अपने दादा परदादा का नाम बताएंगे, न कि अपने पिताजी का नाम बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं तो आप अपने पूर्वजों का नाम बताएंगे, जबकि जो पिताजी हैं आपके उनका आप शायद कम ही नाम लेंगे, लेकिन अपने पूर्वज यानी दादा परदादा का नाम अधिकांशतः लेंगे। ठीक उसी प्रकार से उपमा अलंकार का परदादा अलंकार है और उपमा अलंकार का दादा पापा यहाँ पर क्या है? अर्थालंकार और दादा अलंकार है। तो इससे भी इसके पूर्व खानदान का नाम पूछा जा रहा है तो ये अपने पूर्वजों का नाम बता रहा है अलंकार, यानी क्या हो जाएगा? उपमा अर्था अलंकार। यहाँ पर दादा का नाम, पापा का नाम बताया जा रहा है, पापा का नाम बताया जा रहा है यानी उपमा अर्थालंकार। एक बार और ठीक से समझ लीजिए कि आखिर मैंने अर्थालंकार क्यों लिखा, क्योंकि यह अर्थालंकार के अंतर्गत ही आ रहा है। अगर यह शब्दालंकार के अंतर्गत आता तो मैं शब्दालंकार लिखता। जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना या समानता की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है।
एक बार ठीक से सुनिएगा, मैं आपको शुरुआत से डिस्कस करके बताता हूँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो अलंकार होते हैं। अब अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? आभूषण। कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार हमें जो अलंकार है वो केवल हमें तीन ही पढ़ने हैं जो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थालंकार का क्या होता है? जहाँ पर काव्य की शोभा अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाती है वहां पर अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार के अंतर्गत हमें तीन अलंकार पढ़े हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अर्थालंकार यानी जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना या समानता की जाती है वहां पर उपमा होता है। उपमा का मतलब होता है समानता या फिर तुलना करना। मैं आपको इस के उदाहरण को पहचानने का ट्रिक भी बताऊंगा। तीनों अलंकार के उदाहरणों को पहचानने का ट्रिक बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिएगा। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना या समानता की जाती है वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अगर मैं रूपक अलंकार की बात करूं तो जहां पर उपमेय में उपमान की रूपता स्थापित की जाती है वहां पर रूपक अलंकार होगा, और जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर क्या होता है? हमारा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में इनकी परिभाषा देकर ऑप्शन में इनके नाम दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा कि जो ऊपर दी गई परिभाषा है वह किस अलंकार से बिलोंग करती है। जब आपको अच्छी तरह से याद रहेगा तभी चीजों को आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आपको चीजें याद रहना बहुत जरूरी है। अर्थालंकार, उपमा अर्थालंकार यानी जहां उपमेय में उपमान की तुलना या समानता की जाती है। उसे उपमा अलंकार कहते हैं। या फिर उपमा अर्थालंकार भी आप लिख सकते हैं, जो मन करे। उपमा अर्थालंकार या फिर उपमा अलंकार कहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे पहचानने का ट्रिक क्या होता है? ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहचानने का ट्रिक होता है जब भी आपको किसी उदाहरण में सा, सी, से, सरी, समान इत्यादि शब्द यानी स से शुरू होने वाले जितने भी शब्द है वे आपको अगर किसी उदाहरण में दिख जाते हैं तो वह जो उदाहरण होगा वह उपमा अलंकार से बिलोंग करेगा। उपमा अलंकार से बिलोंग क्यों करेगा? क्योंकि जो मैंने आपको कुछ शब्द बताए सा, सी, से, सरी, से, समान, इन शब्द का जो प्रयोग है ना ये तुलना या समानता करने के लिए ही विशेष तौर पर किया जाता है। इसलिए यह अलंकार से बिलोंग करेगा। यह उपमा अलंकार से बिलोंग करेगा अगर आपको किसी भी उदाहरण में वे सभी शब्द दिख जाते हैं तो। यानी सा, सी, से, सरी। इसके पहचानने का ट्रिक क्या है? सा, से, सी, सरी, समान आदि शब्द आपको दिख जाते हैं तो वह उपमा अलंकार से बिलोंग करेगा। अब उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण होता है पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला। मंडोला यानी आप देख रहे हैं कि इस उदाहरण में यहाँ पर सरी शब्द आपको नजर आ रहा है और मैंने आपको पॉइंट में लिखवाया कि जहां पर भी आपको सा, सी, से, सरिस, समान इत्यादि शब्द दिख जाएंगे वहां पर आप आंख बंद करके उपमा अलंकार को सही कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस उदाहरण में आपको सरिस शब्द भी दिख गया, इसलिए यह जो हो जाएगा यह उपमा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको पहचान करने होगा। जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वह इससे ही संबंधित रहेंगे। यानी आपको इस शब्द में से कोई ना कोई शब्द जरूर दिख जाएगा, आप बहुत अच्छी तरह से कर ले जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की। यानी मैंने आपको चीजें अच्छी तरह से डिस्कस करके बता दी जहां जहां से प्रश्न आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा उपमा यानी उपमा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बताएंगे रूपक के बारे में, उत्प्रेक्षा के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो की और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करके बताएंगे कि रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है उदाहरण सहित।
अब यहाँ पर चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। मैं सबसे पहले आपको रूपक अलंकार के बारे में ही बताता हूँ। रूपक अलंकार क्या होता है? मैंने आपसे कहा है कि जब आपको उपमेय में उपमान की रूपता स्थापित करती हुई दिख जाए, यहाँ पर मैंने बताया तुलना या समानता की जाए जब उपमेय में उपमान की, और मैं आपको रूपक में यह बता रहा हूँ कि जब उसका पूरा रूप ही स्थापित कर दिया जाए, यानी इसमें उसके समान दिखाई जाती है। यानी जैसे कि जो करीना कपूर है वह ऐश्वर्या के समान है, यानी वह उस जैसे कि करीना कपूर जो है ना वह ऐश्वर्या के समान। आप उदाहरण को समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको तीनों अलंकार की जो चीजें हैं वह आपको क्लियर कर दूंगा, आप ठीक से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे जो करीना कपूर है ना वह ऐश्वर्या राय के समान दिखती है। आपने जब उदाहरण को पढ़ा कि समान दिखती है, यानी बिल्कुल वैसे ही दिखती है। जब बिल्कुल वैसे ही दिखेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा जब उसके समान दिखेगी। अगर मैं कह दूं करीना कपूर ही ऐश्वर्या राय है, यानी करीना कपूर ही ऐश्वर्या राय है, यानी करीना कपूर को ऐश्वर्या राय का पूरा रूप ही जब दे दिया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो जाएगा हमारा, मानो ऐश्वर्या राय ही क्या है, जय करीना कपूर है। जब माना जाए चीजों को तो वहां पर तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। वहीं जब उसका रूप ही दे दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार, जब तुलना या समानता की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई होंगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यानी मैंने आपसे क्या बताया कि जब उपमेय में उपमान की रूपता स्थापित की जाती है तब वहां पर रूपक अलंकार होगा, जब तुलना या समानता की जाएगी तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा, और जब संभावना व्यक्त की जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जहां उपमेय में उपमान की रूपता स्थापित की जाती है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर ये चीजें आपको दिख जाती हैं तो आप रूपक अलंकार को ऐसे पहचानने का कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगा, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। तो रूपक अलंकार में जैसे जब उसी का रूप दे दिया जाए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो करीना कपूर है वह ऐश्वर्या राय के समान दिखती है, जब समान दिखेगी तो उपमा अलंकार, जब करीना कपूर ही ऐश्वर्या राय बन जाएगी तब हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर मानो ऐश्वर्या राय ही करीना कपूर है तब उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाएगा। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको उदाहरण बताने जा रहा हूँ। चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल, यह आपके पद में जो सूरदास जी द्वारा रचित है उसी में होगा, चरण कमल बंदव हरिराई। यानी मैं श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, हरिराई। यानी उन्होंने क्या कहा है इस उदाहरण में कि जो श्री कृष्ण का जो चरण यानी पैर है ना वह कमल, यानी उनके कमलवत रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। यानी उनके जो कमल जो पैर है ना वह बिल्कुल कमल के समान है। कमल का मतलब जो हमारा कमल फूल होता है वो उसके समान है उनके चरण, और उनके चरण की वह क्या करते हैं, वंदना करते हैं। यानी उनके चरण को पूरा कमल का ही दर्जा दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर यहीं पर कह देता चरण के समान तो क्या हो जाएगा, हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। यानी केवल अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। अगर एक भी वर्ड दिक्कत हुआ है एक भी वर्ड का तो क्या हो जाएगा, अर्थ से अनर्थ हो जाएगा, यानी एक अलंकार से दूसरे अलंकार में चला जाएगा। आपका सही ऑप्शन। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, फिर रूपक अलंकार किसे कहते हैं, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। आपको दो चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर क्या रूपक उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा, जहां पर आपको सासी से सही समान आदि शब्द दिख जाए।
जहां पर आपको उपमेय में उपमान की रूपता स्थापित करते हुए दिख जाए तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और जहां पर भी आपको मनु, मानु, मानहु, जनु, जानु, जानहु इत्यादि शब्द दिख जाए वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार का जो ट्रिक होता है मैंने आपको बता भी दिया, मनु, मानु, मानहु, जनु, जानु, जानहु, ये 6 शब्द जहां पर भी आपको जिस भी उदाहरण में दिख जाए वह जो उदाहरण होगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। जब मैं अब आप मैथ का दिमाग लगाइए, मैथ का दिमाग लगाइए। अगर मैं आपसे कहूं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20 है, अगर मैं आपको x का मान दे दूं, x यहाँ पर उपमा अलंकार से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं आपको y यानी y जो है यह उत्प्रेक्षा अलंकार से बिलोंग करता है, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। और जो z है यह रूपक अलंकार से बिलोंग करता है। अब मैं आपको x का मान दे दूं, y का मान दे दूं, तो क्या आप x का मान दे दूं, z का मान दे दूं, x का मान दे दूं, y का मान, सॉरी, तो आप क्या z का मान निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, इन दोनों को जिसका मान दिया रहेगा उन्हें जोड़ देंगे, फिर इधर ले जाकर घटा देंगे और z का मान आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब z यानी यहाँ पर उपमा अलंकार का जब पहचानने का ट्रिक दिया हुआ है और यहाँ पर यानी y यानी उत्प्रेक्षा अलंकार को भी पहचानने का ट्रिक दिया हुआ है, तो क्या हम z का पहचानने का ट्रिक नहीं निकाल सकते हैं? यानी रूपक अलंकार को पहचानने का ट्रिक नहीं निकाल सकते हैं? यानी हम जानते हैं कि हमारे कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार हमें केवल 3 ही अलंकार पढ़ने, इनकी सीमाएं भी दे दी गई हैं। यानी जब आपको किसी उदाहरण में उपमा का कोई पहचान न दिखे, उत्प्रेक्षा का कोई पहचान न दिखे, तो आप बेफालतू का बिना यानी आंख बंद करके आप तुरंत रूपक अलंकार पर ट्रिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। मैंने जो आपसे कहा वो बहुत तगड़ा पॉइंट था, अगर आपने इसे पकड़ लिया तो आपके भविष्य में बहुत काम देगा। आप चीजों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी जब उपमा अलंकार का हमें पहचानने का ट्रिक मालूम है, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का भी ट्रिक मालूम है, रूपक अलंकार जबकि हमें केवल 3 ही पढ़ना है, जब 2 का मालूम है, तो जब ऐसा कोई उदाहरण होगा जो दोनों को पहचानने वाले ट्रिक नहीं फॉलो करेगा तो हम रूपक अलंकार पर ट्रिक कर देंगे, सही हो जाएगा हमारा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, मैंने आपको रूपक अलंकार को पहचानने का भी ट्रिक बता दिया, सब चीजें मेंटेन तरीके से बता रहा हूँ आपको। जहां जहां से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनेंगे चीजें आपको बेहतरीन तरीके से करता हुआ चला जा रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार यानी जहां पर आपको जिस भी अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है या फिर व्यक्त की जाती है वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उपमा उपमा रूपक उत्प्रेक्षा के बारे में। अगर आपको जहां पर भी ये शब्द दिख जाए, कौन कौन से शब्द, मनु, मानु, मानवु, जनु, जानु, जानवु, जहां पर भी आपको ये छह शब्द दिख जाए वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यानी मैंने आपको तीनों अलंकार को पहचानने का ट्रिक भी बता दिया, इनकी परिभाषाएं भी बता दी, कुछ उदाहरण भी बता दिए जो बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं। यानी हर एक चीजों को बेकायदे तरीके से मैंने डिस्कस करके बता दिया। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण बता देता हूँ, ध्यान से गौर से सुनिएगा, लिखूंगा नहीं।
पुलक करती धरती हरित तृणों की नोकों से, यानी पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो वृक्ष झूम रहे हैं मंद पवन हवा के झोंकों से। यानी जब मैंने उदाहरण पढ़ा तो आपको बीच में एक मनु शब्द दिखा होगा, तो वही उसी से आप पहचान सकते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या है, उदाहरण है। चीजों को आप इसी तरह से करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप बनते चलते चले जाएंगे। और आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्या मैंने पढ़ाया सही तरीके से, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।